औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह 17, जिसमें हम ये पढ़ेंगे टोटल 3 टॉपिक्स इसमें हम क्लियर करेंगे। नंबर 1 इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस, नंबर 2 इनवर्स फंक्शन, नंबर 3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपके पास इक्वालिटी ऑफ फंक्शन है कि कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल कब होता है, ये हमने गो थ्रू करना है, ये हमने देखना है कि कैसे होता है ये। देखो ज़रा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन एफ है एक जी है, अगर इक्वालिटी मतलब सेम फंक्शन आ जाते हैं तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। यू अंडरस्टैंड। देखो ज़रा, सबसे पहले मैं देखता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है, इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी। मेरे पास एग्जांपल है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एंड उसके बाद आ जाता है आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो ये पेपर में आ चुका है, शॉर्ट में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो ये सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं देखिए ज़रा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, मोड को खत्म करेंगे प्लस माइनस लगा देंगे तो नाम इसका 1 दे दें। इसी तरह स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म करेंगे प्लस माइनस लगा देंगे तो इसका नाम भी 2 दे दिया। ठीक है। तो अब देखो ज़रा, 1 और 2 को कंपेयर करो तो दोनों के आन सेम आ रहे हैं, प्लस माइनस एक्स फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो ये आपके पास फंक्शन इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल। यू अंडरस्टैंड। समझ लगी बात की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, आपको बहुत आगे लेके जाते हैं जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे लेक्चर से क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इक्वल फंक्शन कब होगा, जब इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, और कब करेगा जब फंक्शन सेम आएंगे। तो देखो ज़रा, ठीक है ना, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स दोनों सेम हो गए एट अ टाइम। तो आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यू अंडरस्टैंड। समझ लगी ना बात की। तो इसे आप इस नोटेशन में भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। ये भला क्या करता है, पेपर में ना फंक्शन दे देता है आपको और नीचे कह देता है कि ये किसकी तरह का सेम फंक्शन है, तो आपने ऑप्शन में देख लेना है ए बी सी डी में। ठीक है ना। तो ये ख्याल रखिएगा। ओके, और ये एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। ठीक है, सी एग्जाम्पल दो जो कि फंक्शन सेम हो, तो वो वाले ना आपने क्या करना है, अपने माइंड में फंक्शन सोचने हैं और जो कि सेम होने चाहिए। जैसे ये देखो, मोड एक्स और स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो ये सेम फंक्शन है। ओके, अब आगे वाली एग्जांपल है, मज़े की एग्जांपल है। कहता है कि प्रूव करो, शो डैट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों इक्वल होते हैं। देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, ये तो सोल्व कर नहीं सकते, इसका नाम 1 दे दो। जी ऑफ एक्स है, ये सोल्व हो सकता है, 2 भी कॉमन लो और x भी कॉमन लो। 2x कॉमन आ गया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3 है, एक्स स्क्वायर रह गया और अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। अंडरस्टूड है, 1 रह गया और देखो नीचे फैक्टर सेम हो गया, कट जाएगा, 2x आ गया, इसका नाम 2 दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के आन सेम हो गए हैं। देख लें ज़रा। ठीक है ना। हमारा काम है आपको इजी से इजी मेथड के साथ मैथ्स डिलीवर करना, आपको समझाना, और आपका काम है प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और दुआ में याद रखना। हमारा काम है आपको आपके जो PDF हैं उससे भी इजी मैथ करवाना, कोशिश करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी से इजी वे के साथ आपको डिलीवर किया जाए। इसी की एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ आपको इन्वर्स फंक्शन में। देखिएगा ज़रा ध्यान से, आपके वीडियो में कैसे लिखा हुआ और मैंने कैसे डिलीवर किया है आपको। चलें स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन है आपके पास g, जो कि मैप हो रहा है x से y की तरफ। ठीक है ना। एक फंक्शन है g है जो कि मैप हो रहा है x से y की तरफ। ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो ये फंक्शन है आपके पास 1 से a, 2 से a, ये एरो देखो मैंने एरो लगाए हुए हैं, एरो का मतलब है ये 2 से a की तरफ, 3 से c की तरफ। ठीक है, ये मैप हो रहा है। अब ये इसका इन्वर्स है, इन्वर्स में क्या होगा, उलट हो जाएगा। मैपिंग आपने क्या कर देनी, इन्वर्स कर देनी है। अब देखो ज़रा, 3 से c की तरफ, c से 3 की तरफ, देख लो ये एरो बने हुए, और आपने क्या करना है, इनकी पोजीशन भी आगे पीछे नहीं करनी, इधर ही रहने देने हैं। देखो मैंने इधर ही रहने दी है। आपके PDF में हैंडआउट्स के ऊपर ऐसे नहीं किया उसने। ठीक है ना, ऐसे नहीं किया हुआ उसने, उनकी पोजीशन ही आगे पीछे कर दी है, कंफ्यूज बच्चा हो जाएगा। ऐसे हमने नहीं करना, हमने क्या करना है, उनकी पोजीशन उधर ही रहने देनी है। लेकिन एरो के हिसाब से देख लेना, ये एरो अगर इधर जा रहा है तो इन्वर्स उल्ट हो जाएगा, ये a से 2 की तरफ हो जाएगा, a से 1 की तरफ हो जाएगा। देख लो
ओके, ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। क्लियर है, समझ आ गई ना। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट मैंने बताया ये वाला। एरो आपने उलट कर देने हैं, ठीक है, डायरेक्शन उनकी उलट कर देनी है, वो इन्वर्स हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बताया ये वाला। ओके, तो आगे जो है ना इसके रिमार्क्स है, नोट है, वो ज़रा देख लेते हैं हम। देखो ज़रा, लिखा हुआ है जी, रिमार्क है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में नोट बी अ फंक्शन। कहता है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, कोई भी इन्वर्स जो होता है ना किसी भी फंक्शन का, में और में नोट बी, ठीक है ना, में नोट बी अ फंक्शन का मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये होता है, नोट बी अ फंक्शन होता तो इसका मतलब है कन्फर्म, तो में का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो ये डायग्राम भी बनी हुई है, डायग्राम भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर डोमेन रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये मैंने बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। तो इंजेक्टिव फंक्शन जो है ना, इसका इन्वर्स उसने लिखा हुआ है। ओके, तो ये ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम आगे बात करें तो इसी तरह ही मैं रिमार्क्स पढ़ता हूँ जितने भी लिखे हुए हैं जी। नोट है सबसे पहले कि इन्वर्स ऑफ एन इंजेक्टिव फंक्शन में नोट बी अ फंक्शन, ये भी वही बात आ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर देखें हम बात करें तो आपके पास है सर्जेक्टिव फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ सर्जेक्टिव फंक्शन में नोट बी अ फंक्शन। समझ लगी ना बात की। तो ये जो है ना डायग्राम आपने अच्छे से समझ लेनी है। देखो ज़रा, ये अगर फंक्शन है, ये फंक्शन ही है, बिल्कुल ये फंक्शन है, ठीक है ना, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो आगे अगर इसका इन्वर्स देखें तो इसका इन्वर्स बिल्कुल फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है ना उसे फुलफिल कर रहा है, मतलब उसकी डोमेन रिपीट नहीं कर रहा। तो इट मीन कि ये क्या होगा, ये इन्वर्स भी होगा, इंजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स है ये वाला, ठीक है ना। समझ लगी बात की। इसी तरह अगर हम ये बात करें, देखो सर्जेक्टिव फंक्शन है तो इसका इन्वर्स ये होगा, ठीक है, ओके हो गया। इसी तरह हम अगर बात करें बाइजेक्टिव फंक्शन की, बाइजेक्टिव का जो है इन्वर्स है वो देखो पी इन्वर्स है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है। इन्वर्स ऑफ आ सर्जेक्टिव फंक्शन में नोट बी आ फंक्शन, ये भी आपने देख लेना है। ओके, क्लियर है ना। तो उसके बाद उसने मैथमेटिकली आपको बताया हुआ है कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन वही पुरानी कहानी, वही सारा कुछ। FSCICS चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 उसमें ये हमने चीज़ पढ़ी थी। तो मैथमेटिकली आप किस तरह आप डिनोट करते हो, किस तरह आप ज़ाहिर करते हो किसी भी इन्वर्स को। देखें ज़रा, एक फंक्शन है x मैप हो रहा है y की तरफ, अगर उसकी मैपिंग उल्ट कर दी है वो इन्वर्स आ जाएगा। भाई डायग्राम देख लें, डायग्राम कैसे है, अगर यहाँ पे x है तो वो मैप हो रहा है आगे y के ऊपर, तो ये आपके पास f है, तो आगे जाके क्या बन जाएगा f ऑफ x, और इसकी वैल्यू आएगी y। तो याद रखिएगा जो ये x होता है वो होता है डोमेन ऑफ f, और जो y होती है वो होती है को डोमेन ऑफ f, और रेंज वो आपके पास नंबर होता है जिस पे आपकी डोमेन मैप कर रही होती है, वो रेंज होती है। लेकिन सेट बी में जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वो को डोमेन होती है। लेक्चर पीछे वाले लेक्चर में मैंने सारा डिटेल के साथ बताया है, लेक्चर नंबर 16 में, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से इधर जाएगा आपके पास फंक्शन f, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, और ये y के इक्वल हो जाएगा। अगर यही रिवर्स कर दे तो आपके पास क्या होगा, f इनवर्स बन जाएगा y के ऊपर, ठीक है, समझ लगी बात की। तो ये था मैथमेटिकली। अब इनवर्स फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि किस तरह आपने मैथमेटिकली से आपने क्लियर करना है। देखो ज़रा, सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, आ भी सकता है, f ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 1, इसका नाम 1 दे दें, पुट कर दें f ऑफ x को y के इक्वल, f ऑफ x को y के इक्वल कर सकते हैं ना इन्वर्स निकालने के लिए। तो f ऑफ x इक्वल टू y, तो यहाँ से f क्या हो गया, इन्वर्स हो गया जो y के साथ जा गया, और इक्वल टू क्या रह गया, x रह गया। ओके, पुट इन 1 कर दें, यहाँ पे 1 में आपने वैल्यू की f ऑफ x इक्वल टू y पुट कर देना है। क्या कर देना है, ये देखो सॉल्विंग 1, जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे आपने y लगा दिया, और यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, और x की वैल्यू जब निकालोगे ना तो देखो ज़रा फिर हमने ये पुट कर देना है, तो ये इन्वर्स निकल आएगा हमारे पास किसी भी फंक्शन का। यू अंडरस्टैंड। आगे सॉल्व करते हैं हम। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 1 दिया है, तो आपने सबसे पहले जो ना काम करना है ना वो आपने y इक्वल टू f ऑफ x पुट करना है, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा f उधर जाके इन्वर्स हो गया और इक्वल टू आ गया x, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा, ओके क्लियर है। पुट इन 1 में पुट किया, तो 1 में पुट करोगे तो आपके पास आएगा, देख लो ज़रा, f ऑफ x जगह पे y आ गया, और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास है 4x माइनस 1, और 1 उधर माइनस हो रहा है, प्लस हो गया इधर आगे 4x, ठीक है, और y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x आ गया। समझ लगी बात की, आपने ये कर लेना है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट अप करनी है, ये देखो ज़रा यहाँ पे
यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट अप कर देनी है। देखो ज़रा, x की वैल्यू पुट अप करोगे, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस वन इज डिवाइडेड बाई 4। ओके, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे एक और काम कर लें, रिप्लेस y बाय x। जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें, किसको, y की जगह पे x लगा दें, x प्लस वन डिवाइड बाई 4। ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया इन x वेरिएबल। वो y और x भी दोनों के आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए कि किस तरह आपने बाय फॉर्मूला आपने इन्वर्स फंक्शन निकालना है इन y और x। ठीक है, पेपर में मोस्टली आपको x में ही पूछता है, क्योंकि ये देखो ये फंक्शन है और इसका इन्वर्स फंक्शन भी आपने x में निकालना है, तो वो आपका ये आंसर होगा। यू अंडरस्टैंड, f ऑफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन डिवाइड बाई 4। यू अंडरस्टैंड, क्लियर है। ज़रा अच्छे से करिएगा। पेज नंबर पे जाएं आप 1 to 5 पे, वहाँ पे एक चीज़ छोड़ गए थे हम, अ फंक्शन हुज इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन। बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे इन्वर्टिबल कहते हैं, ये याद रखिएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो ये पेपर में पूछ लेता है कि ऐसा फंक्शन जो अपना इन्वर्स रखता है उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल। ठीक है, चलें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ रूल दिया गया है जी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। पेज नंबर है जी आपके पास 1 to 6 और बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ है वर्किंग रूल टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर एक्स इन टर्म ऑफ वाई। बिल्कुल ऐसे किया था ना हमने, इन टर्म ऑफ वाई में किया था। और उसके बाद हमने किया था एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फाउंड इन स्टेप 1। ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो हमने ये निकाल लिया था एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू उसकी वैल्यू निकाल ली थी। ओके हो गया, सही हो गया। और याद रखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई तब भी हम पुट कर सकते हैं इक्वल एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल जब ये बाइजेक्टिव होता है। जब ये बाइजेक्टिव होता है मतलब कि ये 1 1 और ऑन टू होता है, समझ लगी ना। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। चले आगे देखते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है, उसने कह दिया कि आप ना शो करें जी आप एफ़ जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आर पे नहीं है, आर में से आपने 1 को माइनस कर देना है, निकाल देना है। फाइंड इनवर्स फंक्शन भी निकालना है इसका। मतलब कि ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जी आपने ऑब्जेक्टिव करना है और दूसरा जो है ना इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। प्रूफ हमने करना है। सबसे पहले एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं रिपीट करता जाता हूँ कि इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है उसे 1 1 कहते हैं। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पूछ लेता है पेपर में, क्विज़ में और ऑब्जेक्टिव में जब भी आपके एग्जाम में आप बैठते हो। किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव शो करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो इंजेक्टिव हो, मतलब या 1 1 हो और या ऑन टू हो, ठीक है ना। 1 1 होना ज़रूरी है, ऑन टू होना ज़रूरी है। मतलब कि 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, आपके हैंडआउट्स के ऊपर इंजेक्टिव लिखा हुआ है, वो 1 1 भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। 1 1 और ऑन टू होने के लिए ज़रूरी है कि वो बजेक्टिव मतलब कि दोनों ही फुलफिल होंगी तो बजेक्टिव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके, देखें ज़रा, शो डैट आपने करना है एफ इज़ बजेक्टिव, आर में से 1 निकाल के, फाइंड इनवर्स भी निकालना है। प्रूफ वी हैव टू शो डैट एफ इज़ बजेक्टिव देन एफ इज़ 1 1 और इंजेक्टिव मैंने लिख दिया है इसका नाम, ठीक है ना। तो लेट कर लिया मैंने x1 और x2 जो है ना वो मैंने लिए r माइनस 1 में से, ठीक है ना। तो देन सपोज डैट मैंने अगर ये सपोज किया है कि ये इक्वल हैं, मैंने ये सपोज किया है अगर ये इक्वल हैं, तो देन याद रखिएगा अगर इनके फंक्शंस इक्वल हैं तो इनके इमेज भी इक्वल होने चाहिए। तो मैंने ये प्रूव करना है, अगर मैंने ये दोनों इक्वल कर लिए ना, दोनों फंक्शंस, उनके इमेज भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब वो बाइजेक्टिव होता है, तभी वो बाइजेक्टिव होता है, याद रखिएगा, तब वो इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, यहाँ पे 1 लगाओ, यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, ये हो गया एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू आ गई, और जहाँ पे 1 लगाया वहाँ पे 2 लगा दो, ये आ गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसे इसके साथ कर दो, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लिकेशन करो सिंपल, x1 को इसे इसके साथ करो और आगे करो, फिर पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके देखना। गौर करने वाली चीज़ होगी, ये और ये फैक्टर जो है ना दोनों साइड पे सेम है, इक्वल पड़े हुए हैं तो कट जाएंगे,
ठीक है ना। डिवीजन में होते हैं तो एक जैसे हों तो कटते हैं, इक्वल में एक दूसरी साइड पे हों सेम 2, जैसे देखो ज़रा 5 + 2 = 2 + 7 है तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा -1 भी कट जाएगा, -1 भी कट जाएगा। अब देखो -x1 + x2, यहाँ पे +x1 -x2, -x2 को उठा के तो प्लस करो और ये उठा के तो ले जाकर प्लस करो, तो ये क्या आ गया 2x2 = 2x1, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x1 = x2 आ गया। ये प्रूव हो गया। इसे हम कह सकते हैं कि f जो है ना आपका इंजेक्टिव है, 1 1 है, ठीक है ना। अब हम इसे शो करेंगे ऑन टू। f अगर आपके पास 1 1 और ऑन टू हो तो आप कहते हैं बजेक्टिव। इसका दूसरा नाम f अगर इंजेक्टिव और सरजेक्टिव हो तो f होता है बजेक्टिव, याद रखिएगा। ऑन टू या सरजेक्टिव एक ही बात है। करना क्या है, सबसे पहले हम देखें y = बिलोंग टू r-1 सच डैट आपने ये शो करना है, f(x) = y शो करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने फंक्शन लिख लेना है, उसका नाम 1 क्या देना है, और बाद में क्या करना है, जहाँ पे f(x) है वहाँ पे आपने y लगा देना है। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x वाला एक साइड पे कर लो और यहाँ से कॉमन लो x कॉमन लिया, y-1 ये जाके नीचे डिवाइड हो गया। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसी को उठा के पुट इन 1 कर देना है। पुट इन 1, x की वैल्यू जो निकली है ना y + 1 y-1 उसे उठा के आपने 1 में पुट कर देना। आपके हैंडआउट्स में उसने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसने बिल्कुल डायरेक्ट किया हुआ है। आपने ऐसे करना जैसे मैं करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना, आपने जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपने लगा देना है y + 1 - 1 y -1, ठीक है। ये x की जगह में लग गया, ये सारा आगे +1 आ गया, देख लो। नीचे भी x -1 है, जहाँ पे x है वहाँ पे ये फैक्टर लग गया -1। अब आपने एलसीएम लेना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ये एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह नीचे से भी आपने एलसीएम लेना है, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये फैक्टर, और नीचे ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर आप मल्टीप्लाई करो 1 को, फिर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कटिंग शटिंग करके आपके पास बनेगा 2y/y, और कट करेंगे 2 के साथ 2 तो y आ जाएगा। तो इट मीन आपके पास आ गया f(x) = y। ओके, समझ लगी ना बात की। आगे वाली एग्जांपल आपने खुद करनी है, बहुत ज़रा अच्छे से करिएगा और ध्यान से करनी है, ठीक है ना। तो अब इसका जो एक हिस्सा रह गया वो है इन्वर्स फाइंड आउट करने वाला। आपने ये वाली एग्जांपल करनी है आगे जो लिखी हुई है, f(x) = x³ + 5, ठीक है ना। ये आपने खुद करनी है, सेम ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ पे r बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहे हैं हर एक वेरिएबल, यहाँ पे r-1 था तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये ज़रा अच्छे से करिएगा। आगे इन्वर्स मैं बताता हूँ कैसे आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, देखें ज़रा, इन्वर्स आपने निकालना है तो इन्वर्स का मैंने बड़ा सिंपल सा आपको बड़े अच्छे से फॉर्मूले के साथ करवा दिया था। बाय फॉर्मूला ही करना है आपने, ये भी इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले देखो ये फंक्शन है आपके पास, आपने क्या करना है, फंक्शन को आपने पुट कर देना है y = f(x), ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो ज़रा f इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके y के साथ, और ये x आ गया। ओके, समझ लगी ना बात की। इस तरह ही मैंने करवाया था ना बाय फॉर्मूला। तो देखो ज़रा, सबसे पहले आपने f(x) की जगह पे आपने y लगा देना है। यहाँ से आपने सिंपल जैसे आपने सब्जेक्टिव में किया है, मैंने वही यूज़ कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव वाला ही, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या निकाली थी, किसकी वैल्यू निकाली थी, x की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x जो है था वो किसके इक्वल हो गया, इन्वर्स में। ये देखो ज़रा, f इन्वर्स ऑफ y के, f इन्वर्स ऑफ y के, तो y + 1 y-1, ये था इन्वर्स फंक्शन ऑफ किसका आपके f(x) का, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर है ना। अब याद रखिएगा कि ये पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है आपको, ये भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वेरिएबल। आपने यहाँ पे सिर्फ जस्ट इतना ही लिखना है, रिप्लेस y/x, जस्ट ओनली ये लिखना है। तो यहाँ पे y दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे आपने x लगा देना है, ये नीचे। ओके गया। ये मैंने मज़ीद आपको आगे भी बता दिया कि किस तरह वो पेपर में पूछता है, किस तरह आप वो ऊंच नीच करता है, कि किस तरह आप उससे वो पूछेगा। अगर आपको f इन्वर्स क्या लेता है, यहाँ पे x ना y कुछ भी नहीं लिखा हो, तो आप कोई भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। यू अंडरस्टैंड। आगे हम देखते हैं जी फ्रेंड्स। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कंपोज करने का तरीकाकार
लेक्चर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि किस तरह एस को आपने कंपोज किया आर में, ठीक है। अब इसी तरह ही आप कंपोज करोगे एफ को जी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ समझ लें कि एस की जगह पे आपके पास एफ आ गया और आर की जगह पे आपके पास जी आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास सेलेक्ट कर लें, एक आपके पास फंक्शन है एफ है जिसकी मैपिंग है एक्स से वाई की तरफ, और दूसरा फंक्शन है जी जिसकी मैपिंग है वाई से जी की तरफ, एक्स से वाई की तरफ, वाई से जी की तरफ। इन दोनों को हमने कर देना है कंपोज। एक्स से जी कंपोज करेंगे और वाई जो है ना वो मिड में आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ की बात की। हम करेंगे ये तरीका कार अडोप्ट। अब करना क्या, सबसे पहले देन आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स वो सबसेट होगा किसका, वाई का। वाई एक आपके पास फंक्शन होगा तो एफ ऑफ एक्स जो है ना उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा या इक्वल आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ओके क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक ऐसी मैपिंग, एक ऐसी न्यू मैपिंग, न्यू फंक्शन जो कि एफ ओ, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आप क्या करोगे, देखो ये आप खत्म कर दोगे, ये जब रिमूव करोगे यहां पे आपने ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देना है। इसे ऐसे सोल्व करते हैं किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन को मैथमेटिकली। अभी हम समझते हैं बाय डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैपिंग की और कंपोजिशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक सेट एक्स है और एक वाई है और जो फंक्शन है वो एफ है, ठीक हो गया। अगर मैं एक्स से वाई की तरफ मैपिंग लेके जाता हूँ, मैप करवाता हूँ, तो देन मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा ना इस सेट का वो आएगा वाई का। ओवरऑल जो मेरे पास आंसर बनेगा ना वो बनेगा एफ ऑफ एक्स। लेकिन उसके अंदर एक और मैंने सेट डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम वाई डैश कह दिया, क्या नाम दे दिया, वाई डैश का। अब क्यों दिया ये पता चल जाएगा। देखो ये पूरा ओवरऑल जो है ना एफ ऑफ एक्स बनेगा, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, याद रखिएगा, ठीक है। किसकी मैपिंग है, एक्स से वाई की तरफ, उसका नाम है एफ ऑफ एक्स और वो वाई डैश के इक्वल है। अब इसे दोबारा मैप करवाओ आगे, तो जब आगे मैप करवाओगे तो वो फंक्शन कौन सा आ जाएगा, जी और वाई से जी की तरफ, वाई से जी की तरफ, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो देन ये आगे जाएगा तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, जैसे बना था ना ये, देखो एफ ऑफ एक्स ये बना था। इसी तरह ही जी जब आगे जाएगा तो ये अब एक्स की जगह पे है, ये पूरा यहाँ पे एक्स जगह पे, तो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दीजिएगा। ओके, और देन इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कंपोजिशन, ये ब्रैकेट खत्म करके ना ये वाली जी ओ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता, कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसका आंसर जो है ना हम आगे जाके सीखेंगे, कभी भी कम्यूट नहीं करेगा। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, तो ये कभी भी होल्ड नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड। अब आगे इसे डायरेक्ट अगर हम ऐसे डिफाइन करवा लेते तो हमारे पास आता जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये याद रखिएगा। आगे हम करते हैं एग्जाम्पल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ना है कि कंपोजिशन कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन की, ठीक है ना। तो आपको उसने ये पूछा हुआ है कि कंपोज करो, एफ का कंपोज करो जी में, ऐसे पढ़ते हैं, एफ का कंपोज पढ़ना है जी में, ठीक है ना। ओके, इस तरह पढ़ना है। एक्स की वैल्यू है, वाई डैश की वैल्यू है, इसी तरह आपके पास वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू दी गई है। मैपिंग है आपके पास एक्स से वाई डैश जाना है आपने, एक्स से वाई डैश, इसी तरह एक्स से जी जाना है आपने। ओके, एक्स से डायरेक्ट जी जाना है, इधर ऐसे नीचे से चले जाओ यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यू लिख देनी है, फिर आपने क्या करना है, वाई बनाना है। वाई के अंदर आपने देख लेना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, लेकिन उसके अंदर आपने वाई डैश भी बनाना है। वाई डैश के अंदर कौन से एलिमेंट है, सिर्फ ई निकाल दो, ठीक है। ए बी सी डी और ई जो है वो वाई के अंदर है, इसीलिए इसके अंदर हमने छोटा सा वाई डैश भी बना दिया। ओके, जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। ओके, ई निकाल के अब आपने करना क्या है, आपने एक्स को मैप करवाना है। ये सारा कुछ उसने दिया हुआ है, ये आपको उसने डायग्राम दी हुई है, ये याद रखना, ये डायग्राम उसने दी हुई है पेपर में। बस आपने कंपोजिशन निकालनी है, इसकी कैसे निकालते हैं वो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ज़रा,
रूट कंप्लीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रूट कंप्लीट, कंपोजिशन के रूट कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 कंपोज कर रहा है किसको? हाँ जी, मैप कर रहा है किसको? सी को, फिर वो कंपोज करेगा, सी को कंपोज करेगा, जी के साथ चला जाएगा। तो रूट देखो कंप्लीट हो गया 1 का, सी और जी। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा जी। तो ये लो, ये 1 आ गया। ओके, और आपने करना है क्या यहाँ पे? सिंपल या एक काम करो आप, वो ये करो कि पहले सेट लिख लो, जी एक्स वाई जी, और 1 2 और ये 3, ऐसे आप लिख लो। फिर हम आगे इसके निकालते हैं किस तरह कंपोजिशन निकालनी है जी। अब आप देख सकते हो कि x को कंपोज करना है आपने z के साथ, मतलब ये मैपिंग गया है आपकी x और कंपोजिशन z के साथ। लेकिन आपके पास से मैपिंग कौन सी बनेगी? ये बनेगी f से g तक अप्रोच करके। f से g तक अप्रोच करनी है आपने फंक्शन की, और ये निकालना है आपने यहाँ से, और x को मैप करवाना है z के ऊपर। फिर ये होगा आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले रूट आपने देखना है 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का रूट कंप्लीट हो रहा है और जी के ऊपर जा रहा है। दरम्यान में कंपोजिशन किसकी आ गई? सी की। तो इसने रूट कंप्लीट किया है, तो 1 का जी के साथ आपने मैपिंग ले लेनी है, 1 की जी के साथ लें जी। ओके, ओके हो गया। अब आपने 2 को देखना है, 2 का रूट किसके साथ कंप्लीट हो रहा है? 2by, तो ये b गया दरम्यान से, 2 गया y के साथ। अब आपने 3 चेक कर लेना है, 3ay। लो जी, ये आपके पास क्या निकल आई? कंपोजिशन निकल आई f की g के साथ। ओके, समझ लगी ना बात की? अभी आप इसे उल्ट भी करके देखेंगे ना तो आन सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होते। यू अंडरस्टैंड? छोटी सी एग्जांपल थी, आपको उसने दी हुई थी ये वाली मैपिंग सारी, वहाँ से आपने क्या निकालना था? जी की कंपोजिशन निकालनी थी किसके साथ? f के साथ। ओके, तो याद रखिएगा जब ये वाला केस होता है ना g ऑफ f आना, तो इसका उलट होता है, मतलब आपने f को मैप करवाना है g के ऊपर। ओके, क्लियर है? कंपोज कर लेना है आपने। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है? फंक्शंस निकालने हैं यहाँ से कंपोजिशन के। पेपर में इस तरह की एग्जांपल आ चुकी है ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट में भी, ठीक है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताता हूँ आपको, वो पेपर में या तो आई होती है या आ जाती है, और पक्का आ भी जाती है, ठीक है? तो 100% गैस होते हैं हमारे, और 100% जो मैं VIP कहता हूँ पेपर में आती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक सेट है मेरे पास जिसमें वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3 4 5। डिफाइन है a से a की तरफ, f फंक्शन है, g है वो भी a से a की तरफ। ये मैटर नहीं करता, जब इस तरह के आपसे उसने क्वेश्चंस पूछे हो ना, तो ये मैपिंग जो है ना जैसी भी लिखी हुई है कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या है? ये सारी उसने गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको उसने कह दिया कि ये और ये फाइंड आउट करो ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने 1 लगा देना है। यहाँ पे 1 लगाओगे ये बनेगा। तो देखो हमने सीखा है कि अगर ये ओ को ख़त्म कर दें, ये ओ को ख़त्म कर दें, ऑफ को ख़त्म कर दें, तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे आएगा g ऑफ 1। g ऑफ 1 आपको गिवन दिया, उसने कितना गिवन दिया? 4, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, g ऑफ 1 की जगह पर, g ऑफ 1 की जगह पे 4 आ गया। अब f ऑफ 4 कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। f ऑफ 4 उसने 1 गिवन दिया है, तो उसका आंसर आ गया 1। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? दोबारा फिर अप टू सोन बीच में सारे जितने मैंने छोड़े आपने करने हैं, ये मैं करवाने लगा हूँ। f ऑफ g ऑफ 5, तो ये आपने ख़त्म करना है ये वाला, और यहाँ पे आपने लगा देनी है ब्रैकेट, ठीक है? तो जब ये ख़त्म करोगे तो यहाँ पे लग जाएगी ब्रैकेट, याद रखिएगा, ठीक है? तो आगे g ऑफ 5 वैसे ही आ गया। g ऑफ 5 कितना है? g ऑफ 5 बच्चे यहाँ पे कितना कितना कितना, ये देखो 3, ठीक हो गया? तो यहाँ पे g ऑफ 5 की जगह पे आ गया 3। अब f ऑफ 3 कितना है? f ऑफ 3 जो है ना वो भी 3 है, ठीक है? तो उसकी जगह पे भी 3 आ गया। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? तो ये इस तरह सॉल्व करने होते हैं। ओके, आगे हम करते हैं और मजीद। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। f ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 1 दिया है, तो आपने सबसे पहले जो ना काम करना है ना, वो आपने y इक्वल टू f ऑफ x पुट करना है।
और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा, एफ उधर जाके इन्वर्स हो गया और इक्वल टू आ गया एक्स, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा, ओके क्लियर है। पुट इन वन में पुट किया, तो वन में पुट करोगे तो आपके पास आएगा, देख लो ज़रा, एफ ऑफ एक्स जगह पे वाई आ गया और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4x - 1, और 1 उधर माइनस हो रहा है, प्लस हो गया इधर आगे 4x, ठीक है, और y + 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x आ गया। समझ लगी बात की, आपने ये कर लेना है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुटअप करनी है। ये देखो ज़रा, यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुटअप कर देनी है। देखो ज़रा, x की वैल्यू पुटअप करोगे, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y + 1 इज डिवाइडेड बाई 4, ओके क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे एक और काम कर लें, रिप्लेस y बाय x, जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें किसको, y की जगह पे x लगा दें, x + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया इन x वेरिएबल। वो y और x भी दोनों के आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए कि किस तरह आपने बाय फॉर्मूला आपने इन्वर्स फंक्शन निकालना है इन y और x, ठीक है। पेपर में मोस्टली आपको x में ही पूछता है, क्योंकि ये देखो ये फंक्शन है और इसका इन्वर्स फंक्शन भी आपने x में निकालना है, तो वो आपका ये आंसर होगा। यू अंडरस्टैंड, एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई 4। यू अंडरस्टैंड, क्लियर है, ज़रा अच्छे से करिएगा जी। आपके पास एक फॉर्मूला जो है बेसिकली किस तरह कंपोजिशन की जाती है उसकी बात कर रहा है। ये एग्जांपल जो हम करने लगे हैं, इसमें सबसे पहले क्या किया हुआ है, उसने डिफाइन किए हुए दो फंक्शंस, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n + 1 है और जी ऑफ एन इज इक्वल टू n स्क्वायर है, ठीक है। तो टू पार्ट्स हैं, सबसे पहले आपने जी ऑफ एफ निकालना है और एफ ऑफ जी निकालना है, और बाद में दोनों निकाल के ये बताना है कि दोनों के आंसर सेम आए कि नहीं आए। नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव होते ही नहीं है। ये तो मैंने स्टार्ट में बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 14 में भी बताया और इस लेक्चर में भी बता दिया है कि कभी भी ये कंपोजिशन कभी कम्यूटेटिव नहीं होती, और ये पेपर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास है जी ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल उसने एन यूज़ किया, अगर एक्स यूज़ किया हो तो यहाँ पे एक्स लगा लेते होते हैं, 1 2 जो मर्जी लगा दें जो उसने कहा हो। तो क्या करना है, ये ख़त्म करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। अब एफ ऑफ एन की वैल्यू उसने गिवन दी है, तो उसका नाम मैंने 1 दिया हुआ है और दूसरी का नाम 2 दिया हुआ है। यूजिंग 1 + 1 आ जाएगा, हाँ जी, n + 1 आ गया, ठीक है ना। n + 1 जब आया यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू उठा के अब आपने 2 में लगानी है। g ऑफ n, यहाँ पे g ऑफ n की जगह पे आपने n + 1 लगा देना है यहाँ पे। तो ऊपर तो स्केयर है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे n + 1 लगाओगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, होल का स्केयर आ जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, यूजिंग 2 के हिसाब से मैंने किया, ये मैंने हिंट दिया हुआ है। इसी तरह ही अब दूसरा देखो ज़रा, एफ ऑफ जी है, इसी तरह ही आपने क्या करना है, इसके साथ n लगा देना है और ब्रैकेट लगा देनी है o को ख़त्म करके। देन जी ऑफ n की वैल्यू क्या थी, n स्केयर आ जाएगी उसकी जगह पे। अब भाई क्या करना है, ये एफ ऑफ n में चले जाना है, n की जगह पे स्केयर n स्केयर आ जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे n स्केयर लगा दो तो n स्केयर + 1 आ जाएगा, n बिलोंग टू जी, ओके, समझ लगी बात की। अब बी पार्ट है, बी पार्ट को चेक करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, n की जगह पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगाया और यहाँ पे 1 लगा दिया, ओके, समझ लग रही बात की। तो जब मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 1 लगाऊंगा, तो ये मैं ख़त्म कर दूंगा ओ को, ब्रैकेट लग गई। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाले की वैल्यू है n + 1 का स्केयर, तो ये तो 1 + 1 2 का स्केयर हो जाएगा, और ये 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, +1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल। सो ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, क्योंकि ये तब भी इक्वल आएंगे जब ये कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज नहीं इक्वल आएंगे, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। कंपोजिशन विद डंडडी फंक्शन, याद रखिएगा, फंक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। डंडडी आपकी एडिटिव डंडडी भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिव डंडडी भी हो सकती है। एडिटिव डंडडी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव डंडडी आपको पता है 1 होती है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, मैंने बहुत डिटेल में ज़रा नहीं लिखा कि मैंने लेट कर लिया कि आई एक्स मेरी बी द अडंडडी, कोई यानी अडंडडी है, तो मैं फंक्शन के साथ उसे कंपोज करवा रहा हूँ तो वो फंक्शन ही आ जाएगा। अडंडडी कभी भी किसी के ऊपर मैटर नहीं करती कि फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है,
ठीक है ना, समझ लगी बात की। अब देखो इसी तरह ही आप जी के ऊपर अप्लाई करवाओगे कंपोजिशन इसकी डंडी के साथ, तो जी आएगा। और इसे आप लेफ्ट साइड से आओ राइट साइड से आओ तो आपके पास फंक्शन एज इट इज़ फंक्शन ही रहेगा, फंक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड, बस इतना से इसमें पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बड़ा ज़बरदस्त है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने यही पूछना है आपको कि डंडी के साथ किसी फंक्शन को कंपोज किया तो क्या होगा, फंक्शन ही रहेगा बस, ठीक है ना। ओके आगे देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विद इट्स इनवर्स, उसका जो इनवर्स होता है उसके साथ इसकी कंपोजिशन करवानी है हमने, तो वो क्या आएगा वो देखेंगे। सबसे पहले आपके पास वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, डिफाइन किया गया एक फंक्शन एक्स से वाई की तरफ, ठीक है। एक्स एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी, और ये दिया हुआ है खुद उसने, एक वाई है उसके अंदर वाई एक्स वाई जी हैं, और ए मैप हो रहा है जी के ऊपर बी हो रहा है, एक्स के ऊपर सी हो रहा है वाई के ऊपर। इट मीन के आपके पास आएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, अब देखो सॉरी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू वाई। समझ लगी ना बात की, ये डिटेल के साथ मैंने लिख दिया। अब अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, तो इनवर्स का भी देख लेते हैं वो केस कैसे बनेगा। अब अगर हम इसी तरह ही बात करते हैं इनवर्स की, तो आपके जो एरो हो जाएंगे वो टोटली आपकी जो मैपिंग है वो आपकी कन्वर्स हो जाएगी। समझ लगी ना बात की। तो क्या करना है, देखो जो बी जो जा रहा था एक्स के ऊपर, तो उसका एरो आपने क्या कर दिया, एक्स से मैपिंग बी की तरफ कर दी, वाई से सी की तरफ कर दी और जी से ए की तरफ कर दी। तो ये तो आपके पास जेन्युइन फंक्शन थे ये वाले जो असल में मैपिंग हुई थी ये वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया था गलती से, वो मैंने बाद में सही किया, ये आपने कर लेना सही, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे इन्वर्स फंक्शन चाहिए, इन्वर्स मैपिंग चाहिए, वो वाली जो वो उसने लिखी हुई है। तो देखो आपका एफ इन्वर्स मैप हो रहा है किससे और किसके ऊपर हो रहा है, ये देखो ज़रा, एक्स से जा रहा है बी की तरफ, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी की तरफ। तो इट मीन ये देखो ज़रा, एफ इधर आके क्या हो गया इनवर्स, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। ओके समझ लगी बात की। इसी तरह ही एफ इनवर्स हो गया इधर आगे, एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी तरह ही एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। आप बाय डायग्राम भी देख सकते हो और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि इन्वर्स फंक्शन के जो एलिमेंट्स बनेंगे आपके पास फंक्शन बनेंगे वो ये बनेंगे 1 2 3। अब हम करते हैं इनको कंपोज। जब भी कंपोजिशन करनी है ना तो आप याद रखिएगा कि हमें वो मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है रूट वाला मेथड जो है ना वो माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स के आपने लिखने देने हैं यहाँ पे, वाई के लिख देने, एक्स आगे दोबारा फिर लिखना है, ये इन्वर्स में ऐसे करना है, ठीक है ना। तो करना क्या, सबसे पहले हम चेक करते हैं जैसे आपके हैंडआउट्स के ऊपर किया हुआ है वैसे करते हैं मैथमेटिकली। देखो ज़रा सबसे पहले हम करते हैं जी एफ़ को कंपोज करना है एफ़ के इन्वर्स के अंदर, और मैंने लेना है जी सबसे पहले ए। तो ये हम ख़त्म करेंगे तो आपके पास आएगा इन्वर्स ऑफ ए, ठीक हो गया। अब इन्वर्स वाला तो ये चल रहा है ना, ये वाला, ठीक है। एफ इन्वर्स ऑफ ए, एफ इन्वर्स ऑफ ए की वैल्यू क्या निकल सकती है आपके पास, ये देखो ज़रा, आपके पास यहाँ से जी निकलेगी, क्या निकलेगी जी, ठीक है ना। एफ ए की मैं बात कर रहा हूँ ये, तो यहाँ पे आएगी जी। अब इसी तरह बैक गियर लगाओ तो ये किसके बराबर है, ये ए के इक्वल है, ये लो, ठीक हो गया। समझ लग रही बात की। ऐसे करना है ये वाला तरीकाकार। अब हमने तो रूट वाला सीखा हुआ है, वो बड़ा सीधा सीधा है। रूट क्या है, देखो रूट बी का रूट किसके साथ बन रहा है, बी का एक्स और फिर बी पे, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे होगा एफ इनवर्स, ठीक है ना। एफ पहले लिख लो, एफ इनवर्स बी के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा ना वो बी आएगा, ये लो। अब सी का देख लो, सी का किसके साथ, सी के साथ ही है एफ इनवर्स, ठीक है ना। एफ इनवर्स सी का आंसर आएगा सी, ये लो। एक तरीका कार ये मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया, और एक ये वाला जो सा मर्जी आप अडॉप्ट कर लेना। रूट वाला ज़्यादा मजे का है, ठीक है ना। रूट कंप्लीट होगा वो उसका आंसर है, ठीक है। ये देखो सी का रूट, फिर ए का रूट, बी का रूट, जो उसके रूट में आ रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे सामने पड़े हुए उसके आंसर होंगे। ओके हो गया, कंप्लीट है ना। अब ध्यान से करिएगा।
ریمارک نمبر 1 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ایف اور ایف کا انورس ہے، دونوں کی کمپوزیشن دیکھیں تو وہ ڈنڈڑی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ ڈنڈڑی. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ڈنڈڑی ایکس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور وائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور میں نیچے مینشن کبھی کر رہا ہوں کہ آپ کو لیفٹ سائڈ سے کرو یا رائٹ سائڈ سے کرو انورس کو ملٹیپلائی اسی فنکشن کے ساتھ جس کا وہ انورس ہے، تو دین آپ کے پاس ڈنڈڑی ہی آئے گی. اوکے. ریمارک نمبر 2 ہے کہ یہ کمیوٹیٹیو ہو سکتے ہیں اگر یہ دونوں فنکشن آپس میں کمیوٹیٹیو ہوں. کیا ہوں؟ کمیوٹیٹیو ہوں. لیکن if اینڈ اونلی if. یہ کب ہو سکتے ہیں؟ جب یہ ایک دوسرے کے انورس ہوں گے، انورس آف ایچ ادر. ایف انورس ہوگا جی کا، جی انورس ہوگا ایف کا، تو دین کہہ سکتے ہیں یہ کمیوٹیٹیو، ادروائز نہیں. کیونکہ دیکھیں دونوں کو کمپوز کریں گے تو آپ کے پاس ڈنڈڑی ہی آئے گا دونوں کا آنسر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اکول آئے گی. یو انڈرسٹینڈ نا؟ اب دیکھو ذرا اس طرح کی شیپ کے ساتھ میں نے اسے لکھا ہوا ہے، ڈیفائن کیا ہوا ہے. ایف اینڈ جی انورس آف ایچ ادر. اسی کے اوپر ایک ایگزامپل ہے، ہائپوتھیٹک ایگزامپل ہے، پیپر میں آ چکی ہے یہ والی، اور اچھے سے کریے گا بھی. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں آر سے آر ڈیفائن کیا گیا فنکشن، ایک ریئل سے ریئل نمبر ڈیفائن کیا گیا ہے، ایک فنکشن دیا گیا ہے اور دوسرا بھی فنکشن دیا گیا ہے. ایک ایف آف ایکس اکول ٹو 3x + 2 ہے اور دوسرا فنکشن ہے جی آف ایکس x - 2 / 3 ہے. شو کرنا ہے، پروف کرنا ہے، دکھانا ہے کہ یہ آپس میں انورس ہوتے ہیں، ایف اور جی انورس آف ایچ ادر. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ کب ممکن ہے؟ جب یہ ان کی کمپوزیشن آپ کے پاس سیم آئے، ایکول آئے، تب انورس ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے. اس اٹ کا مطلب کیا ہے؟ IFF کنڈیشن لگے گی کہ کمیوٹیٹیو فنکشن کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے کے انورس ہوتے ہیں. انورس کب ہوتے ہیں؟ جب ان کی کمیوٹیٹیو کمپوزیشن کمیوٹیٹیو ہوتی ہے. IFF ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں. کمیوٹیٹیو کے بغیر انورس نہ مکمل ہے اور انورس جو ہے نا وہ کمیوٹیٹیو کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ انورس کس طرح ہوں گے. کمپوز کر کے دیکھیں گے ڈنڈڑی آ جائے گا تو ہم کہہ دیں گے یہ کیا ہے، آپس میں انورس ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ اور یہ کمیوٹیٹیو ہیں. اب ہم نے جو ثابت کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، پروف کرنا ہے کہ آپ کمپوز کرو دونوں فنکشن کو اور آپ کے پاس ڈنڈڑی آئے. تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ ایف اور جی کو کمپوز کیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا، پھر یہ کر دوں گا اور آنسر میرے پاس ایکس آئے گا. تو دیکھو ذرا ایف کمپوز جی کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں ایکس لگا دوں گا کیونکہ ویریبل ایکس یوز ہو چکا ہے، یہاں پہ این نہیں ہے، اب ایکس ہے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہاں پہ بریکٹ لگا دوں گا، یہ او ختم کر کے، ٹھیک ہے، ٹول ختم کر کے. اور جی آف ایکس کی ویلیو کتنی ہے؟ گیون دی ہوئی ہے x - 2 / 3، وہ لگ گئی. اب میں یہ ویلیو اٹھاؤں گا اور ایف کے اندر جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ یہ تھوپ دوں گا، پٹ کر دوں گا. دیکھو ذرا جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ لگ جائے گا x - 2 / 3، x - 2 / 3 بریکٹ میں، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لو 3 کے ساتھ 3 کینسل اور مائنس کا 2 پلس کا 2 یہ بھی کینسل اور ایکس آ جائے گا، اس کا نام آ گیا 1. اسی طرح ہی آپ نے یہ کر لینا ہے. یہ کرو گے تو کیا آئے گا؟ دیکھو ذرا سیم. اب ایف آف ایکس اندر آ جائے گا، اس کی ویلیو 3x + 2 ہے. یہ ویلیو اٹھا کے آپ نے جہاں پہ جی کا ایکس ہے وہاں پہ ایکس جہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے 3x + 2 اور -2 / 3، یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے. 3x/3 دونوں کینسل تو یہ آ جائے گا 2. فرام 1 اینڈ 2 دونوں سیم آ گئے تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمیوٹیٹیو ہیں. اور اگر یہ کمیوٹیٹیو ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ انورس آف ایچ ادر ہیں. اوکے، سمجھ آئی نا بات کی؟ انشاءاللہ ملیں گے لیکچر نمبر 18 میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور انشاءاللہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے لیکچر نمبر 18 میں. اللہ حافظ.